प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के 5th वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हील्स द वुंड ऑफ सर्जरी। निम्नलिखित में सर्जरी का घाव कौन सी विधि से बढ़ता है। ठीक है, तो सर्जरी क्या है? जब हम बॉडी में किसी भी ह्यूमन की बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को जब उसमें कुछ कट लगाते हैं उसको सर्जरी, तो वो क्या कहलाता है? सर्जरी कहलाता है। ठीक, जैसे एक बहुत ही कॉमन सर्जरी होता है, जैसे जो फीमेल्स में सिजेरियन कहा जाता है कि उनका बेबी सिजेरियन हुआ है, तो ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू बेबी को यूट्रस से बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा मेथड यूज किया जाए जिससे कि जो सर्जरी का घाव है वो जल्दी से भर जाए। ठीक, तो इसमें जो पहला हमारा प्राइमरी इंटेंशन, प्राथमिक सलकर, तो इसमें क्या होता है? जब घाव होता है, सर्जरी का जो कट होता है, क्योंकि ओपनिंग बहुत बड़ी हो जाती है तो उस ओपनिंग को क्लोज करना होता है। तो उस ओपनिंग को क्लोज करने, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टिश्यू और सेल्स, ठीक, जैसे भाई ये कोई कट लगा तो अब ये एक स्पेस बन जाएगा। क्यों स्पेस बन जाएगा? क्योंकि यहाँ के जो टिश्यू और सेल्स होंगे उनकी कमी हो जाएगी, सेल्स और टिश्यू। ठीक है, यहाँ के सेल्स और टिश्यू की कमी हो जाएगी इस कट के लगने की वजह से। तो इस जो घाव है, ये जो वुंड है, इसको क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको स्टिच करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं? स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करते हैं ना, स्टिचिंग, सिलाई, या स्टेपल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल डॉक्टर्स स्टेपल करते हैं, स्टेपल आता है उससे स्टेपल कर देते हैं, या आजकल एक पट्टी भी आने लगती है, उसको एकदम चिपका देती है, दोनों तरफ उसको सील कर देती है, सीलिंग टेप से सील कर दिया जाता है। तो किसी भी एक मेथड से पहले उसको हम क्या करेंगे? प्राथमिक सलकर्म की हेल्प से उसको इस तरह से जो ओपनिंग है उसको क्लोज कर देंगे। ठीक, फिर सेकेंड थिंग, क्योंकि उस घाव में सेप्सिस ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है, उसमें क्या नहीं हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, सेप्सिस ना होने लगे, वो घाव सड़ने नहीं लगे। ठीक, तो वो जो सेकेंड में जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी इंटेंशन। तो जो सर्जिकल वुंड होता है या सर्जरी का जो घाव होता है उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम इन दोनों मेथड्स, ए और बी, दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिटनेस बेसिलाई इज फाउंड। निम्नलिखित में टिटनेस का बेसिलाई पाया जाता है। ठीक है, जो टिटनेस होती है, ठीक, टिटनेस बेसिलाई, या इसको हम कहते हैं, इस बैक्टीरिया का जो नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, तो ये इसका बैक्टीरिया हो गया। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है, ये इससे जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है? टिटनेस कहलाती है। ठीक, और इसके जो स्पोर होते हैं, क्या होते हैं? इसके स्पोर होते हैं, वो सॉइल में कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में, या हाउस डस्ट, घरों की जो डस्ट होती है उसमें इसके स्पोर्स पड़े रहते हैं। ठीक, और इसके जो स्पोर्स हैं वो सालों तक पड़े रहते हैं, बहुत समय तक पड़े रहते हैं, और वो ना ही हीट होने से, अगर हम उनको बहुत टेम्परेचर पर गर्म कर दें तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, या उनको फ्रीज कर दें, बहुत लो टेम्परेचर पे ले आए तब भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनकी डेथ नहीं होती। यही कारण है ना, जैसे कहा जाता है कि जो जंग रस्ट हो गया, कोई आयरन रॉड है उस पर जो रस्ट है, रस्ट से हमारा टिटनेस, क्योंकि उसके जो स्पोर हैं वो ऐसे प्लेसेस पर पड़े रहते हैं। ठीक, और वो बहुत दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ना ही हाई टेम्परेचर से ना ही लो टेम्परेचर से। तो यानी जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो उनका इन्फेक्शन हो सकता है, वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इनका
जो मेनली इसमें पाए जाएंगे, इसमें हमारे पाए जाते हैं कहाँ पर, सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर में नहीं होते हैं, फूड में नहीं होते। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मृदा, सॉइल। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व? जो वृद्धि का कर्व होता है वो कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। यहाँ पर ये इसका क्या होगा, एस शेप्ड, इस तरीके का हमारा ग्रोथ कर्व होता है ये। ठीक, यानी इनिशियल में ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। ठीक, फिर जब रिसोर्स मिलने लगेगा, जैसे जैसे रिसोर्स मिलेगा ग्रोथ बढ़ेगी, दिस इज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ये इतना कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल, एकदम तेजी से ग्रोथ बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि धीरे धीरे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होने लगेगा, रिसोर्स को हम यूज करने लगेंगे, तो धीरे 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 ग्रोथ क्या होगी, एक कांस्टेंट लेवल पर फिर ग्रोथ होती रहेगी। ठीक, तो इसीलिए जो ग्रोथ कर्व होता है, वृद्धि का कर्व होता है, उसका आकार कैसा होता है, वृद्धि वक्र का आकार कैसा होता है, एस प्रकार का। तो यहाँ पर ठीक है, शुरू में तो भाई नहीं है, फिर जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ा, जैसे ही रिसोर्स मिलेगा एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, एकदम वृद्धि हो जाएगी। तो ये वाला जो हमारा लॉग फेज कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए एकदम फास्ट ग्रोथ हो गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। अब उसके बाद क्योंकि अगर इसी तरह से ग्रोथ होती रहेगी तो रिसोर्स खत्म हो जाएगा, तो रिसोर्स को मेंटेन रखने के लिए फिर एक कांस्टेंट लेवल पर ग्रोथ, तो इसीलिए जो ग्रोथ कर्व होता है वो कैसा होता है, एस शेप। ठीक है, एस शेप, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, और ये एकदम एक्सपोनेंशियल, ये एकदम बढ़ गई ग्रोथ। ठीक, तो कैसा होगा, एस आकार का होगा। ठीक, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर द पार्ट ऑफ, साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, विश्राम और नींद किसके अंग हैं? हाइजीन, स्वच्छता, सोशल हाइजीन या पर्सनल हाइजीन? तो देखिए इसका आंसर तो नन ऑफ द अबव होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो साफ सफाई है, ठीक है, ये तो आपका हाइजीन के अंतर्गत आता है, साफ सफाई आपका हाइजीन में भी आएगा, सोशल हाइजीन में भी आएगा और पर्सनल हाइजीन में भी आएगा। लेकिन जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, ये हमारा हाइजीन का पार्ट नहीं है। एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर द नॉट ए पार्ट ऑफ द हाइजीन किसी भी प्रकार का। अब मैं थोड़ा सा हाइजीन मतलब पर्सनल हाइजीन, पहले मैं पर्सनल हाइजीन, तो जो पर्सनल हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन से मतलब होता है अपना खुद में सफाई रखना, खुद का सफाई। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आता है मेन, हैंड वॉश करना, पर्सनल हाइजीन में क्या, हैंड वॉश करना। ठीक, डेंटल क्लीनलीनेस, दांतों की साफ सफाई, बॉडी क्लीनलीनेस, अपनी बॉडी की नहाना, ठीक, ये सब आ गया इसमें। और आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन और जेनाइटल हाइजीन। ठीक, तो ये सारा, और इसके अलावा नेल्स, ये सब आते हैं आपके पर्सनल हाइजीन में। ठीक, अब सोशल हाइजीन का मतलब, सोशल हाइजीन का मतलब हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी साफ सफा रखें, किसी भी पब्लिक प्लेस पे थूके नहीं। ठीक, अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो हम मास्क का यूटिलाइज, मास्क करें, लगाए। तो ये सब हमारा आता है, किस में आता है, सोशल हाइजीन में आता है। ठीक है, कि हमको अपने अपने के साथ साथ अपने आसपास की चीजों का, समाज का भी ध्यान रखना है, तो दैट इज सोशल हाइजीन का पार्ट है और ये सब हाइजीन के अंतर्गत आता है। तो रेस्ट, फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब आपका हाइजीन में नहीं आता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वे गिव क्विक इफेक्ट ऑन द गिविंग मेडिसिन? ठीक है, जो अगर हमको मेडिसिन का क्विक इफेक्ट चाहिए, ठीक है, तो किस रास्ते से मेडिसिन देना चाहिए? तो इसका बेस्ट रूट है आईबी रूट, इंट्रावेनस रूट। ठीक है, जो इंट्रावेनस रूट है, ठीक, इंट्रावेनस रूट से फास्टेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है, सबसे तेज रेस्पॉन्स मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इंट्रावेनस देते हैं
ठीक है। इंट्रावेनस कुछ भी देते हैं तो क्योंकि ब्लड के थ्रू वो सीधे हमारे पूरी बॉडी में, ब्लड हमने यहाँ दिया तो ब्लड से हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है हमको इंट्रावेनस रूट से, ठीक है। अगर हमको क्विक रेस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, तो हम इंट्रावेनस, ठीक है, वेन्स के थ्रू, तो लेकिन ये थोड़ा सा कहना चाहिए टफ होता है, पेनफुल होता है, और इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। हम खुद से ही अपने इंजेक्शन नहीं लगा सकते, हम इंट्रावेनसली मेडिसिन को खुद ही नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए हमको एक डॉक्टर, एक प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है, ठीक। लेकिन सबसे फास्टेस्ट रेस्पॉन्स हमको मिलता है इंट्रावेनस रूट के द्वारा। अब देखिए मैंने ये फिगर दिया, इसमें सारे रूट और बाकी भी दिखाएं कि इंट्रामस्कुलर क्या है, सबक्यूटेनियस क्या है, ये इंट्रावेनस, ठीक। देखिए दिस इज इंट्रावेनस, ये जो हमारी वेन्स है जहां पर ब्लड वेन्स, ठीक है। तो वेन्स क्या करती हैं, वेन्स से ब्लड पहुंचता है हार्ट में, और हार्ट में पहुंचा यानी दवाई, और वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो एकदम क्विक रेस्पॉन्स मिल जाएगा हमको, ठीक। क्विक रेस्पॉन्स के लिए अब देखिए, आपने देखा होगा डॉक्टर जब इंट्रावेनस इंजेक्शन दिखाता तो जो हमारी नीडल है उसको 25 डिग्री एंगल पे रखता है, ठीक है। अब हमारा इंट्रामस्कुलर, ठीक, ये जो लिखा है आईएम का मतलब है इंट्रामस्कुलर रूट, ये दिस इज आईएम रूट, ठीक। तो जो आईएम रूट है इसमें देखिए, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो डीप होती हैं, हमारी स्किन में सबसे अंदर की तरफ मसल्स होती हैं, ये देखिए ये क्या है, मसल्स हैं, ठीक। तो मसल्स डीप होती है, तो ऐसे जब मसल्स में हमारे इंजेक्शन लगाएगा, आपने देखा होगा जो बच्चों का वैक्सीनेशन होता है तो मसल्स में इंजेक्शन लगता है, तो डॉक्टर वहां पर एकदम लंबी सी स्ट्रॉन्ग सी निडल रहती है, सीधी निडल एकदम 90 डिग्री एंगल पर निडल को इंसर्ट करता है, तो ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये मतलब डिले रेस्पॉन्स मिलता है हमको, एकदम फास्ट रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सबक्यूटेनियस जो स्किन है, स्किन में दिया जाता है, दैट इज सबक्यूटेनियस, तब 45 डिग्री में, ठीक है। जो स्किन है, मसल्स, ये हमारी क्या है, स्किन है, ठीक है, ये स्किन हो गया, ठीक। तो सबक्यूटेनियस हो गया। अब डर्मल इंट्राडर्मल, ये जो ऊपर वाली लेयर है उसके जस्ट नीचे दिया जा रहा है, तो इंट्राडर्मल रूट हो गया, ये आईडी रूट, ये जो लिखा है ये क्या है, इंट्राडर्मल आईडी रूट हो गया, ये हमारा इंट्रावेनस आईबी हो गया, ये हो गया हमारा एससी रूट सबक्यूटेनियस, ठीक। तो जो इंट्राडर्मल तो एकदम ऐसे, जो ये ऊपर वाली लेयर है ये स्किन, इसके जस्ट नीचे लगाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एंगल ऑफ इंजेक्शन दिया, तो यहां से भी कभी भी पूछा जा सकता है, तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन ठीक है, ठीक। द की एस्पेक्ट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेसर, काउंसलिंग क्या है, किसी भी व्यक्ति की समस्या को सुनना और उसके अकॉर्डिंग उसको सुझाव देना। तो किसी भी व्यक्ति की कोई हमको समस्या कब सुनाएगा, उससे पहले हमको इंटीमेसी, घनिष्ठता कायम करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया घनिष्ठता कायम करना। इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग, उसकी बातों को सुनकर उससे समझ बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है, देन उसको सलाह देंगे। तो एक काउंसलर के लिए ये सारी चीजें, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन सा असमान व्यवहार का कारण नहीं है, इसमें पूछा असमान व्यवहार का कारण नहीं है, ठीक। तो गुड फिजिकल कैपेसिटी, अगर अच्छी गुड फिजिकल कैपेसिटी, अच्छा फिजिकल शारीरिक दक्षता अच्छी है, तो वो उसके असमान व्यवहार का कारण नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ये सारे उसकी लो ग्रोथ रेट, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और हेरिडिटरी काउज, ये सब उसकी क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण हो सकते हैं। यहाँ पूछा था कारण कौन सा नहीं है, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आर, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स, ये चारों ही मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब है क्वेश्चन हमारा, विच
of the following